हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश। आप जानते हैं कि एमपी हिस्ट्री से अभी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो एमपी पटवारी का एग्जाम हो या एमपी पीएससी का एग्जाम हो। एमपी हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन आना तय है। तो पहले हम इसे डिटेल में समझ लेंगे कि क्या है प्रमुख राजवंश, क्या है और इनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद हम मध्य प्रदेश के हिस्ट्री के जो डायनेस्टी से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। और ये वही क्वेश्चन है, वही फैक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं जो पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वंश जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम परमार वंश। तो परमार वंश का जो उदय हुआ था वो 850 ईस्वी में मध्य प्रदेश के मालवा में परमार वंश का क्या हुआ था, उदय हुआ था। परमार वंश की स्थापना किसने की थी, ये प्रश्न पूछा गया है कि परमार वंश की जो स्थापना है वो उपेंद्र के द्वारा की गई थी। इस वंश के शासकों ने ताप्ती नदी को अपनी दक्षिण सीमा पर क्या किया था, दक्षिण सीमा निर्धारित की थी। तो याद रखिएगा कि इसका संबंध किस नदी से था, तो ताप्ती नदी से था। फिर परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था राजा भोज। अब जो राजा भोज है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एमपीपीएससी का प्रीलिम्स हो या मेंस हो, राजा भोज से एक क्वेश्चन आना तय है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, तो काफी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। राजा भोज ने अपनी जो राजधानी है, कैपिटल, वो किसे बनाया था, तो जो धार नगरी है उसे कैपिटल बनाया था राजा भोज ने। फिर रायसेन में एक मंदिर है, भोजपुर मंदिर। भोपाल में भोजताल जो झील है, और धार में जो सरस्वती मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया था, राजा भोज ने कराया था। जो कला और संस्कृति की ये काफी प्रिय थे, मतलब इन्होंने बहुत सारे कला का विकास किया था। राजा भोज को कविराज की उपाधि दी गई थी। ये प्रश्न भी आ चुका है एग्जाम में कि कविराज की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी, तो वो राजा भोज थे। उन्होंने सरस्वती कंठाभरण, सामांगधर सूत्र, सामांगरत, समरांगगण सूत्र जो सिद्धांत है, संग्रह युक्ति, शब्दानुशासन और चारु चर्चा जैसे ग्रंथों की रचनाएं की हैं। तो ये मेंस में आपसे पूछा जा सकता है और प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। तो इसको याद रखिएगा, आपको परमार वंश से रिलेटेड इतने फैक्ट पता होने चाहिए। फिर बात आती है है वंश की। है वंश जो है इसका संबंध किससे था, तो जो यदु कबीले थे, यदु कबीले के शासक है जो शासक थे है, इन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम क्या पड़ा था, है वंश पड़ा था। तो है ने इस वंश की स्थापना की थी। इस वंश के राजा महेशमत, देखिए जो नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी का जो संबंध है वो इसी वंश से रहा है। इस वंश के राजा महेशमत ने नर्मदा के किनारे महेश्वर नामक नगर की स्थापना की थी। आपने पढ़ा होगा कि जो महेश्वर नगरी है, जहाँ की साड़ियाँ भी काफ़ी फेमस है, जिसको जीआई टैग भी मिला है, तो वो किस नदी के किनारे है, तो नर्मदा नदी के किनारे है। और किस वंश के शासक, इस वंश के शासक कीर्तिवीर अर्जुन ने अयोध्या और लंकेश शासकों को भी हराया था। तो जो कीर्तिवीर अर्जुन थे उन्होंने अयोध्या और लंकेश के शासकों को हराया था, और गुर्जरों के प्रभाव के चलते इस वंश का पतन हो गया था। तो यहाँ से आपसे नर्मदा नदी वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। और है वंश की स्थापना किसने की थी, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वंश है गुप्त वंश। तो गुप्त डायनेस्टी के बारे में, चूंकि इसका संबंध उज्जैन से रहा है, इस पर काफी प्रश्न पूछे गए हैं। क्योंकि जो गुप्त शासन था, आपने ये इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि जो गुप्तों का काल था उसे क्या कहा जाता है, गोल्डन एरा कहा जाता है। चाहे वो कला एवं संस्कृति से दृष्टि हो, या साइंस के क्षेत्र में देखा जाए, या पॉलिटी के क्षेत्र में देखा जाए, या इकोनॉमी के क्षेत्र में देखा जाए, या आर्किटेक्चर में देखा जाए, तो जो चारों तरफ से क्या हुआ, सारा जो विकास हुआ था वो गुप्तों के टाइम पे बहुत अधिक हुआ था। इसीलिए गुप्त काल को गोल्डन एरा कहा जाता है। गुप्त काल के दौरान आर्थिक और राजनीतिक रूप से क्या हुई, समृद्धि देखने मिली थी। और समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान उज्जैन को अपना केंद्र बनाया था, और उज्जैन संस्कृति और कला के केंद्र के रूप में उभरा था। आप जानते हैं कि उज्जैन में क्या है, उज्जैन को महाकाल नगरी के रूप से जाना जाता है। यहाँ पर क्या है, प्रति 12 वर्ष में कुंभ का मेले का आयोजन किया जाता है। और अभी बहुत अधिक चर्चा में रहा, क्योंकि जो महाकाल लोक कॉरिडोर का निर्माण है वो कहाँ पर किया गया है, उज्जैन में किया गया है। उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो याद रखना है आपको कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन के जो कवि थे कालिदास,
उनको अपने नवरत्नों में शामिल किया था। अब बात कालिदास जी की आई है तो आपको इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि इनका संबंध कहाँ से था। तो कालिदास जी का संबंध उज्जैन से था। और क्या पूछा जा सकता है आपसे? आपसे इनकी रचनाएं पूछी जा सकती हैं, जिससे आप याद कर सकते हैं कि जो इनकी रचनाएं हैं, ऋतु मेकर MBA एक कोड से याद कर सकते हैं आप कि ऋतु संहार इनकी रचना है, मेघदूत इनकी रचना है और मालविका अग्निमित्रम इनकी रचना है। इस तरीके से बहुत सारी रचनाएं कालिदास जी के द्वारा की गई हैं। फिर एक क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भानुगुप्त के शासनकाल में सागर में ऐरण अभिलेख, आपको पता होगा कि सबसे पहले जो सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले थे? वो ऐरण से मिले थे। ऐरण कहाँ पर आता है? तो ऐरण आता है सागर के अंतर्गत। और शासक कौन थे? तो गुप्त शासक भानुगुप्त के शासनकाल में ऐरण अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा के साक्ष्य मिले थे। तो ये आपको याद रखना है। फिर जो समुद्रगुप्त के बड़े बेटे थे रामगुप्त, तो रामगुप्त ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया और रामगुप्त का जो उल्लेख है वो विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम में मिलता है। तो इतना सब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये बुक याद रखना है आपको कि जो देवी चंद्रगुप्त पुस्तक में मिलता है, ये किसकी बुक है? तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि देवी चंद्रगुप्तम किसकी बुक है, किसने लिखी है? तो ये लिखी है विशाख दत्त ने। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने विदिशा की उदयगिरी गुफाओं का निर्माण कराया। सिंपल सा क्वेश्चन याद रखना है आपको कि उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में स्थित हैं और ये प्रश्न भी आ चुका है एग्जाम में। और उदयगिरी अभिलेख की रचना किसने कराई थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ही कराई गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सांची में बौद्ध विहार के निर्माण के लिए दान की प्रदान की। आप जानते हैं कि सांची कहाँ पर स्थित है? सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, जिसमें अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया। लेकिन यहाँ पर जो बौद्ध विहार क्या होते हैं? तो जो बौद्ध धर्म की जो धर्मशाला बोल सकते हैं आप, या वहाँ पर जो रुकने के स्थान होते हैं उसे विहार कहा जाता है, जिसकी स्थापना किसने कराई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा कराई गई थी। फिर गुप्त शासक कुमारगुप्त के शासनकाल में मंदसौर अभिलेख की रचना हुई है। ये प्रश्न MPPSC पूछ चुका है कि मंदसौर अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया? तो जो मंदसौर अभिलेख है इसका संबंध कुमारगुप्त से है। और इस अभिलेख में जो है वो मंदसौर में जो सूर्य मंदिर है उसका उल्लेख मिलता है। आप जानते हैं कि उड़ीसा का जो सूर्य मंदिर है वो काफ़ी फेमस है। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में सूर्य मंदिर कहाँ पर है? मंदसौर में स्थित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश के पश्चात पुष्यमित्र शुंग के द्वारा क्या की गई थी? शुंग वंश की स्थापना की गई थी। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश के पश्चात जो शुंग वंश की स्थापना है ये किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? तो जो शुंग वंश था, शुंग वंश की राजधानी थी विदिशा। शुंग वंश के शासक अग्निमित्र का उल्लेख कालिदास की पुस्तक मालविका अग्निमित्रम में मिलता है। तो याद रखिएगा कि मालविका अग्निमित्रम का संबंध किस वंश से है? तो ये शुंग वंश से है। और इसके रचयिता कौन है? तो कालिदास जी इसके रचयिता हैं। और शुंग वंश के शासकों ने सांची के स्तूप के चारों ओर जो रेलिंग है, आपको पता होगा जो सांची का स्तूप बना है, तो सांची का स्तूप में जो रेलिंग का निर्माण कराया गया है वो किसके द्वारा कराया गया है? तो शुंग वंश के द्वारा कराया गया है। और इसी के शासनकाल में, मतलब शुंग वंश के शासनकाल के दौरान ही यूनानी शासक एंटिओलकिड्स ने अपने राजदूत हेरोडोट्स को भारत भेजा था। तो ये भी याद रखिएगा कि हेरोडोट्स का संबंध कहाँ से रहा है? तो यूनान से रहा है और ये शुंग वंश के शासनकाल के दौरान ही भारत आए थे। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वो हेलियोडोरस के वैष्णव संप्रदाय को अपनाते हुए उड़ीसा में क्या की थी? गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। MPPSC ये प्रश्न पूछ चुका है, अन्य एग्जामों में भी ये प्रश्न आ चुका है। और पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक बताया जाता है। ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, कई लोग बोलते हैं कि ये बौद्ध धर्म का संरक्षक था, कहीं पर बोला गया कि बौद्ध धर्म का विनाशक था। और शुंग शासकों ने ग्रीक शासकों को काली सिंध नदी के तट पर हराया था। तो इतने फैक्ट आपको शुंग वंश से रिलेटेड पता होना चाहिए।
नेक्स्ट जो डायनेस्टी है वो है वाकाटक। वाकाटक वंश की स्थापना किसने की थी? विंध्य शक्ति। देखिए जब भी आप कोई भी डायनेस्टी पढ़ते हैं तो उसका जो शुरुआत हुई है, मतलब उसकी जो स्थापना हुई है वो याद रखना है आपको, और लास्ट में किस वंश ने उसको हराया जिसके कारण उस वंश का समाप्ति हुआ या पतन हुआ, ये याद रखना है। तो वाकाटक वंश की स्थापना किसने की थी? तो वाकाटक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी। इस वंश की राजधानी विदिशा थी और विंध्य शक्ति के पुत्र प्रवर सेन ने अपने साम्राज्य का विकास नर्मदा नदी के उत्तरी क्षेत्र तक किया था। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान के दौरान जो वाकाटक वंश था उस पर अधिकार किया और समुद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक वंश की राजधानी राजकुमारी जो थी प्रभावती से क्या कराया था? विवाह कराया था। तो इतने फैक्ट आपको वाकाटक वंश से रिलेटेड याद रखने हैं। फिर कलचुरी वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट वंश है। कलचुरी डायनेस्टी के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो 555 ईस्वी में कृष्णराज ने कलचुरी वंश की स्थापना की थी। 4 इसकी प्रमुख शाखाएं थी, महेशमती के कलचुरी, त्रिपुरी के कलचुरी, रतनपुर के कलचुरी और रायपुर के कलचुरी। तो आपको जो याद रखने हैं वो मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो महेशमती और त्रिपुरी के कलचुरी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर आता है चंदेल वंश। तो चंदेल वंश में इस वंश की स्थापना किसने की थी? तो नन्नुक ने की थी और चंदेल शासकों ने खजुराहो महोबा के क्षेत्र पर अपना राज्य स्थापित किया था। आप जानते हैं कि खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो ये छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना चंदेल शासकों ने की थी। इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। तो कब किया गया? 1986 में किया गया। और आपको याद होना चाहिए यहाँ पर जैन धर्म से रिलेटेड, हिंदू धर्म से रिलेटेड बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया गया है, इसलिए खजुराहो को क्या कहा जाता है? तो खजुराहो को शिल्प कला का तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ पर इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। फिर चंदेल शासकों का शासन वर्तमान में कहाँ पर है, कहाँ पर स्थापित किया गया? तो बुंदेलखंड तक स्थापित हो चुका था। इस साम्राज्य को जैजाक भुक्ति भी कहा जाता था। फिर चंदेल शासक यशोवर्मन, ये प्रश्न स्पेसिफिक पूछे जाते हैं कि जो विष्णु मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया, पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो बिल्कुल आपको पूरे नाम याद होने चाहिए कि जो चंदेल शासक यशोवर्मन थे उन्होंने खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। अब आपको कैसे याद रहेगा? तो विष्णु जी देवताओं में काफ़ी प्रसिद्ध है और इनका जो यश है वो सभी देवता गाते हैं। तो आपको याद रखना कि जो यशोवर्मन है, विष्णु मंदिर का निर्माण यशोवर्मन नामक शासक ने कराया था। और सुवर्णन के पुत्र धंगदेव ने चंदेल राज्य को स्वतंत्र स्थापित किया था। जो जैन धर्म से संबंधित मंदिर हैं तो पार्श्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर, इनका निर्माण किसने कराया था? धंगदेव ने करवाया था। और महमूद गजनवी के विरुद्ध बनाए गए संघ में धंगदेव ने भाग लिया था। चंदेल शासक विद्याधर, देखिए ये प्रश्न विद्याधर वाला पूछा गया है कि चंदेल शासक थे विद्याधर जिन्होंने महमूद गजनवी से साम्राज्य की रक्षा के लिए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। तो याद रखिएगा कंदरिया महादेव मंदिर है जो ये खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है और काफ़ी बड़ा मंदिर है। तो इसका निर्माण किसने कराया था? विद्याधर ने कराया था। और परमार देव ने गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी, जिससे चंदेल वंश दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और चंदेल शासक परमारदी देव जो थे उनके दरबार में आला उदल जैसे योद्धा थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करके अपने शासक की जान बचाई थी। तो याद रखिएगा कि आला उदल का जो संबंध रहा है, मतलब जो इनका युद्ध हुआ था वो परमार देव मतलब चंदेल शासकों से ही हुआ था। मतलब चंदेल शासकों के दरबार में थे आला उदल और इसका युद्ध किसके कारण हुआ था? आला उदल का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान से। फिर इसके बाद आता है बुंदेल वंश। तो बुंदेल वंश की जो स्थापना है ये 1531 में हुई थी और ये रुद्र प्रताप बुंदेला के द्वारा की गई थी। और इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी? ओरछा। तो ओरछा पहले छतरपुर के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान में जब 52वां जिला बना है निवाड़ी, तो अब निवाड़ी जिले के अंतर्गत ओरछा तहसील आती है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर इस वंश के शासक थे वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। तो ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा कराई गई? तो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा जहांगीर के कहने पर कराई गई। फिर बघेल वंश में
जो है बघेल वंश का शासन वर्तमान में रीवा क्षेत्र तक था। यहाँ के जो शासक थे वो थे रामचंद्र देव बघेल। और यहाँ पर जो तानसेन थे, तो जो मशहूर संगीतज्ञ हैं तानसेन ने अपना दरबारी जीवन जो था वो रामचंद्र के दरबार से ही प्रारंभ किया था। ऐसी किंवदंती आती हैं कि सबसे पहले अकबर ने इनका जो गान था वो सुना था और फिर उसके कारण क्या है, उन्होंने तानसेन को अपने नवरत्नों में शामिल करने की बात की थी और उनको अपने दरबार में बुला लिया था। तो मुगल शासक अकबर ने रामचंद्र को पराजित करके रीवा को मुगल साम्राज्य में मिलाया और तानसेन को अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया था। स्वतंत्रता के पश्चात बघेल वंश विंध्य प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ। आज हम जो विंध्य प्रदेश की बात करते हैं, जो रीवा वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, अब वो भारतीय संघ में सम्मिलित हो चुका है। और बघेल वंश के अंतिम शासक थे मार्तंड सेन, जो कि रीवा से सांसद चुने गए थे। तो ये सारे फैक्ट आपने सुना होगा। एक मोहन नाम का जो टाइगर था वो भी यहीं पर रीवा से संबंधित था। फिर आता है होलकर वंश। 1730 में मल्हार राव होलकर ने होलकर वंश की स्थापना की थी। और फिर होलकर भी 3 भागों में बटे हुए थे, होलकर, पवार और सिंधिया। आपको याद रखना है, जो इंदौर शहर को स्थापित करने का श्रेय जाता है तो वो देवी अहिल्याबाई को जाता है, जो कि होलकर परिवार की बहू थी। जो मल्हार राव होलकर थे उनकी जो बहू थी वो अहिल्याबाई होलकर थी। अहिल्याबाई होलकर के पति का क्या नाम था, खंडेराव होलकर था। देखिए अभी एक सीरियल आता है अहिल्याबाई होलकर, आप टीवी में कुछ देखें या ना देखें, लेकिन आपको इस तरीके की चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि यदि आप इसको इंटरेस्टिंग वे में देख लेते हैं ना तो आपको स्टोरी जैसे सब कुछ याद हो जाता है। तो 1732 में मालवा में 5 मराठा राज्यों की नींव पड़ी थी, जिसमें इंदौर से होलकर वंश थे, देवास में जीवाजी राव, आनंदराव वंश पवार के थे, सिंधिया में मतलब जो ग्वालियर थे वहां पर सिंधिया वंश था, और देवास में तुकोजी राव पवार थे। इस तरीके से याद रखना है आपको। फिर 1767 में अहिल्याबाई ने होलकर वंश की बागडोर संभाली और अहिल्याबाई के पश्चात तुकोजी राव को उन्होंने अपना सेनापति नियुक्त किया था। और तुकोजी राव तृतीय होलकर वंश के क्या थे, अंतिम शासक थे। इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर आता है सिंधिया वंश। नो डाउट आप सभी जानते होंगे सिंधिया वंश का संबंध ग्वालियर से रहा है। तो सिंधिया वंश की जो स्थापना है वो राणोजी सिंधिया ने की थी और 1731 में मालवा का एक भाग प्रदान किया गया था पेशवा को। फिर 1765 में अगर बात की जाए तो जो महादजी सिंधिया थे उन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। देखिए हम जनरली यही जानते हैं कि जो ग्वालियर से सिंधिया वंश का संबंध रहा है, लेकिन याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा भी गया है कि जो महादजी सिंधिया थे तो 1765 में उज्जैन को पहले इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो जिसके पास दौलत होगी तो वो तो अपनी राजधानी कहीं भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो जो दौलत राव सिंधिया थे उन्होंने क्या किया था, ग्वालियर को मतलब उज्जैन से ग्वालियर अपनी राजधानी शिफ्ट कर ली थी। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। और 1857 की क्रांति में ग्वालियर में सिंधिया वंश के शासक थे जयाजी राव सिंधिया, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की मदद की थी। इसलिए आज भी कुछ लोग सिंधिया वंश को जो है वो भारत का विरोधी मानते हैं कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में इस वंश ने गद्दारी की थी। तो 1857 की क्रांति में जयाजी राव सिंधिया ने क्या किया था, ब्रिटिश साम्राज्य का साथ दिया था। और फिर जीवाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य को भारतीय संघ में मिला लिया था। कब, 1948 में। तो इतने फैक्ट आपको सिंधिया वंश से रिलेटेड पता होना चाहिए। अब देखिए अब हमने सारी डायनेस्टी पढ़ ली है, मध्य प्रदेश की जो प्रमुख डायनेस्टी थी। अब हमने कितना पढ़ा है, कितना हमसे बन रहा है, तो हम उसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो आप अपना एवेल्युएशन कर सकते हैं। चंदेल वंश का संबंध किस क्षेत्र से है, तो चंदेल वंश का संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से है। छतरपुर में जो खजुराहो है, तो खजुराहो की स्थापना किसने की थी, तो खजुराहो के जो मंदिर हैं वो चंदेल वंश के शासकों के द्वारा ही बनाए गए थे। और हमने क्या डिस्कस किया था, जैसे आपको पता होगा यहाँ का जो सबसे बड़ा मंदिर था वो कौन सा मंदिर था, तो वो कंदरिया महादेव का मंदिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोमर राजवंश का संबंध किस क्षेत्र से रहा है, तो जो तोमर राजवंश है इसका संबंध ग्वालियर क्षेत्र से रहा है। परमार राजवंश का संबंध किस क्षेत्र से रहा है, तो मालवा क्षेत्र से रहा है। बुंदेला राजवंश का संबंध कहाँ से रहा है, तो बुंदेलखंड से रहा है। और आपको पता होगा छत्रसाल, इसमें हमने जो नाम डिस्कस किए थे वीर सिंह बुंदेला, तो छतरपुर।
ओरछा जो है वो इस सब की स्थापना इसी वंश ने की थी। होलकर राजवंश का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? तो मालवा। आपको सिर्फ इतना भी पता है ना कि होलकर राजवंश का संबंध इंदौर से रहा है, तो आप 4 ऑप्शन देखेंगे, उसमें आपको मालवा दिया रहेगा, आपको दे सकता है सतपुड़ा रीजन, विंध्य रीजन, इस तरीके से। तो आपको अगर इतना भी पता है तो आप कॉन्सेप्चुअली अगर आपकी क्लियरिटी है तो आप क्वेश्चंस के आंसर एलिमिनेशन के थ्रू या अपना लॉजिकल अप्रोच लगा के सॉल्व कर सकते हैं। सिंधिया राजवंश अभी हमने डिस्कस किया कि इनका संबंध ग्वालियर से था। चंद्र राजवंश का संबंध कहाँ से था? यशोधर्मन। यशोधर्मन कहाँ का शासक था? तो यशोधर्मन दसपुर का शासक था। उदयगिरी की गुफाएं एवं शिकवा के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ये विदिशा में है। और इनका संबंध किससे है? तो ये गुप्त वंश से रिलेटेड है। किस राजा ने देवनामी प्रिया की उपाधि धारण की थी? तो आप जानते हैं कि अशोक को ये उपाधि मिली थी। किस वंश ने ओरछा में बुंदेलखंड को राजधानी बनाया? तो बुंदेल। जो बुंदेल शासक थे उन्होंने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। मालवा में गौरी वंश की स्थापना किसने की थी? तो मालवा में गौरी वंश की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। त्रिपुरी। त्रिपुरी जो है, त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी? त्रिपुरी कल्चरी वंश की राजधानी थी। गौड़ वंश की स्थापना किसने की थी? तो जादू रॉय ने की थी। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। गरुड़ वंश का संबंध, गरुड़ वंश का जो राजकीय चिन्ह है वो क्या था? तो जो गुप्त वंश था, गुप्त वंश जो गरुड़ किस वंश का राजकीय चिन्ह था? तो गुप्त वंश का था। खजुराहो के मंदिर में पार्श्वनाथ जैन मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक के द्वारा कराया गया था? तो धंगदेव। धंगदेव आप ऐसे याद कर सकते हैं, धंगदेव या धन्यदेव। तो जो पार्श्वनाथ भगवान है ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं और उनके दर्शन से लोग अपने आप को धन्य मानते हैं। तो धंगदेव से याद रखिएगा, पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर खजुराहो में बनाया था। इंदौर के होलकर वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जो मल्हार राव होलकर थे उन्हें इंदौर के होलकर वंश का संस्थापक माना जाता है। उदयगिरी की गुफाओं में टिकवा के मंदिरों का निर्माण कौन से शासकों ने कराया था? तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि गुप्त वंश से संबंधित है। ग्वालियर का किला तोमर वंश के अधिकार में कब आया था? तो 1398 से 1518 में आया था। फिर फूल महादजी होना चाहिए यहाँ पर। सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थापित की थी, तो कब की थी? 1810 ईस्वी में की थी। मध्य प्रदेश में परमार वंश की स्वतंत्र, यहाँ पर परमार होगा, परमार वंश की जो स्वतंत्र सत्ता है वो किसने स्थापित की थी? तो कृष्णराज उपेंद्र के द्वारा स्थापित की गई थी। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तो जो वीर सहदेव था वो तोमर वंश का संस्थापक था। शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुदाती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था? तो जो सिवनी वाला क्षेत्र था वहां पर क्या है, इसने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंश का संबंध रहा है? तो कृष्णराज बुद्धराज से है वंश का संबंध रहा है। फिर हम केवल महत्वपूर्ण प्रश्न ही डिस्कस कर रहे हैं, इसमें देखिए मालवा के प्रथम शासक जिन्होंने कंपनी का अंत करने का बीड़ा उठाया था तो वो यशवंत राव होलकर थे। देवी अहिल्याबाई ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो वो इंदौर क्षेत्र पर देवी अहिल्याबाई ने शासन किया था। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। एमपी हिस्ट्री से जो डायनेस्टी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।